हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें अब हम चैप्टर 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो पूरे साझेदारी का पुनर्गठन वाली जो यूनिट है, इसमें से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है क्योंकि 5 नंबर आपको गेन करना है। इसलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके 4 विकल्प दिए हैं। जो सही है उसके ऊपर टिक लगाना है। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है? अगर फर्म मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को समय पर भुगतान नहीं कर पाती है, किश्तों में अगर भुगतान करती है, तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना पड़ता है। जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी उसमें ये मेंशन था। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6%। सेकंड है हमारा, साझेदार की निवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकन का लाभ और हानि किसको बांटा जाता है? क्या सभी साझेदारों को दिया जाता है, या सिर्फ निवृत्त साझेदार को दिया जाता है, या शेष साझेदार को दिया जाता है? अभी हमने जो क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा कि हमने सभी साझेदारों को इसका लाभ दिया। सिर्फ नए साझेदार के प्रवेश में पुराने साझेदारों को ये हिस्सा दिया जाता है, लेकिन साझेदार जब निवृत्त होता है, जब साझेदार रिटायरमेंट लेता है, तो इसका पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि हो सभी साझेदारों को दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी साझेदारों में। इसके बाद देखिए आप अगला हमारा, निवृत्ति पर पहले से विद्यमान ख्याति को किन साझेदारों के मध्य बांटा जाता है? अगर साझेदार की निवृत्ति से पहले गुडविल की राशि आपको दी गई है, तो इसको आप किस तरीके से बांटेंगे? पुराने साझेदार को, निवृत्त साझेदार को, नए पुराने साझेदारों को, और किसी को भी नहीं। तो किसको देंगे हम? पुराने साझेदार को। साझेदार की निवृत्ति पर फर्म की पुरानी ख्याति का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है? जो पहले से विद्यमान ख्याति है उसका जो बंटवारा होता है, क्योंकि वो पुरानी ख्याति है इसलिए उसका पुराने अनुपात में विभाजन किया जाएगा। अगला देखिए आप, ए, बी और सी साझेदार हैं। ए की सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति को 30,000 रुपये पहले से ही दर्शाया गया है, तो ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। ये हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, या उनके अनुपात में क्रेडिट करके, सेवानिवृत्त साझेदार के हिस्से में डेबिट करके। तो इसमें हमारा आंसर होगा सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, क्योंकि ये पुरानी ख्याति है और चिट्ठे में दिखाई गई है। तो जितने भी साझेदार हैं उन सबको उनके पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में डेबिट करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवन बीमा संचय कोष को के पूंजी खातों में हस्तांतरित करेंगे। किसके पूंजी खातों में? पूंजी खाता हम किसका बनाते हैं? साझेदारों का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा साझेदार। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी चिट्ठे में दर्शाते हैं तब व्यय माना जाता है, क्योंकि जीवन बीमा पॉलिसी है, ये फर्म की संपत्ति होती है, इसलिए इस पर किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाएगा। अवकाश प्राप्त साझेदार को जब देय राशि का भुगतान वार्षिक किश्तों में किया जाता है, तब बनाए जाने वाला खाता कहलाता है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, मतलब वार्षिकी उच्चंत खाता। इसके बाद ए, बी, सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1/2, 1/4 और 1/4 में बांटते हैं। वह फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, तो नया अनुपात क्या होगा? अब आप देखिए, इसके पहले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1/2, 1/2 और 1/4, 1/4 ये अनुपात है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे, 4 लेके, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। मतलब क्या अनुपात है इनका?
2, 1, 1। अब रिटायरमेंट कौन ले रहा है? बी ले रहा है, उसको हटा देंगे हम, तो नया अनुपात क्या हो गया? 2:1 हो गया। अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। स अवकाश ग्रहण करता है, तो शेष साझेदारों का नया अनुपात 5:2 है, तो प्राप्ति का अनुपात क्या होगा? वो भी 5:2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि जाने वाले साझेदार के हिस्से को जो शेष बचे साझेदार हैं उन्होंने किस अनुपात में खरीदा। जब ऐसा कुछ नहीं दिया जाए तो जो नया अनुपात है वही लाभ प्राप्ति का अनुपात भी होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 5:2, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। अब आप देखिए सत्य असत्य, ये जो है दिए गए आपको क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य ये बताना है। जब निवृत्तमान साझेदार को देय राशि वार्षिकी द्वारा चुकाई जाती है तो उसका ऋण खाता रखा जाता है? बिल्कुल नहीं रखा जाता है। वार्षिकी उच्चंत खाता बनाया जाता है। इसके जस्ट पहले वाले ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि वार्षिकी भुगतान करने पर वार्षिकी उच्चंत खाता बनाते हैं, तो ऋण खाता तो बनेगा ही नहीं, तो ये असत्य है। यहाँ आप लिख देंगे असत्य। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य नहीं होता है, होता है समर्पण मूल्य, गलत है ये। एक क्वेश्चन मैंने बीमा पॉलिसी से संबंधित करवाया जिसमें हमने 30 लाख का 20% सरेंडर वैल्यू निकाली थी, है ना, मतलब सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य होता है, तो ये कथन भी असत्य है। यदि सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई है और किसी एक साझेदार की मृत्यु पर पॉलिसी की संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है तो ये भी सत्य है, बिल्कुल मिल जाती है। जब कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट लेता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो जीवन बीमा पॉलिसी की जो राशि है वो मिल जाती है। मृतक साझेदार को देय राशि प्राप्त करने का अधिकार उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को होता है, सत्य। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका जो भी अमाउंट ड्यू बनता है फर्म के ऊपर, वो रुपया उसका अमाउंट उसके उत्तराधिकारी को, उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है, जो भी वॉटेवर जो भी है, उसको ये पैसा मिलेगा। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है, असत्य। ख्याति की राशि पर उसका अधिकार होता है, जो शेष बचे साझेदार हैं उसको उसके लिए अमाउंट दे देते हैं और उसको खरीद लेते हैं। तो ये थे सत्य असत्य। निम्नलिखित का एक शब्द में उत्तर दीजिए। मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है? जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऑफकोर्स आपके माइंड में स्ट्रक हो जाना चाहिए कि उसका पैसा किसको मिलेगा, उसके पुत्र को, उसकी पत्नी को, मतलब उसके उत्तराधिकारी को। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तराधिकारी। साझेदार की वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? वार्षिकी उच्चंत खाता। लाभानी समायोजन खाता कब खोला जाता है? साझेदार की निवृत्ति पर। इसके बाद मृत साझेदार को देय राशि की गणना में उसके आहरण को किस खाते में डेबिट किया जाता है? पूंजी खाते में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने अभी लिखा था टू ड्राइंग, इसके पहले वाले जब क्वेश्चंस किए थे हमने। साझेदार की निवृत्ति के एक कारण को लिखिए, वृद्धावस्था के कारण। जब बहुत ज़्यादा वो वृद्ध हो जाता है, काम करने के अयोग्य हो जाता है, तो वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये थे हमारे एक शब्द में उत्तर। इसके बाद देखिए आप, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए।
निम्नलिखित की सही जोड़ियों में आप देखिए, कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान, कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान कब किया जाता है? साझेदार की मृत्यु पर। मृतक साझेदार के लाभ की गणना समय या बिक्री के आधार पर की जा सकती है, जो मैंने इसके पहले भी आपको बताई है। संचिति की राशि का भाग ये मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को दिया जाता है। रोकड़ के अभाव में निवृत्त साझेदार का हिस्सा हस्तांतरित होता है ऋण खाते में। जब पर्याप्त मात्रा में फर्म के पास रोकड़ उपलब्ध नहीं होती है तो वो क्या करता है? निवृत्त साझेदार के हिस्से को ऋण खाते में हस्तांतरित कर देता है। फर्म से अवकाश लेना, ये फर्म से निर्वर्तन कहलाता है। निर्वर्तन, अवकाश या निवृत्ति, ये सब एक ही चीज है। इसके बाद अब आप देखिए इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछे जा सकते हैं। सर, साझेदारी की निवृत्ति का क्या आशय है? जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है किसी कारण से, तो वो साझेदार की निवृत्ति मतलब वो फर्म से अपने संबंध विच्छेद कर लेता है जब वो और अधिक काम नहीं करना चाहता है। साझेदार के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 33 की उपधारा 1 के अनुसार अगर कोई साझेदार अनुचित कार्य करता है तो शेष साझेदार अपनी लिखित सहमति से उसको 1 माह का नोटिस देकर फर्म से अलग कर सकते हैं। उसे साझेदार का निष्कासन कहते हैं। नफे के अनुपात से क्या आशय है? नफे का अनुपात वो अनुपात होता है जो किसी साझेदार की निवृत्ति पर शेष बचे साझेदारों के द्वारा लिया जाता है, खरीदा जाता है। जिस अनुपात में वो खरीदते हैं वो नफे का अनुपात उनका कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है लघुत्तरीय क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देखें और इनको याद करें। क्वेश्चन है हमारा, किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? नंबर 1, वृद्धावस्था के कारण, जब वो वृद्ध हो जाता है तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। किसी अन्य व्यापार में जाने के कारण, जब वो एक व्यापार को छोड़कर कोई दूसरा व्यापार करना चाहता हो तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाने के कारण, जब जो विद्यमान साझेदार है उनमें से किसी साझेदार से उसकी कोई मतभेद हो जाता है तो उसके कारण से वो फर्म से अलग हो सकता है। जब फर्म के बाकी साझेदार कुछ ऐसा व्यापार करते हों, अवैध व्यापार करते हों जिसके लिए वो तैयार न हो, तो ये सब कारण हैं किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने के। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वैधानिक स्थिति बताइए। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की जो वैधानिक स्थिति होती है वो ये कि उसके जब वो फर्म से अलग होता है तो उस फर्म से अलग होने के बाद के किए गए कार्यों के लिए वो दायी नहीं होता है। उसके पहले के उसके कार्यकाल के लिए उसने जो काम किए उसके लिए वो उत्तरदायी होता है, लेकिन जो शेष बचे साझेदार हैं उसको उससे हिस्से की अमाउंट देकर उसको इस दायित्व से मुक्त कर देते हैं। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें देखिए आप, साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु में क्या अंतर है? साझेदार की निवृत्ति जो एक निश्चित समय के बाद होती है इसको थोड़ा सा टाला जा सकता है, लेकिन जो साझेदार की मृत्यु है वो कभी भी हो सकती है, उसको टाला नहीं जा सकता। इसमें जो लाभ की राशि है वो समय के और बिक्री के समय के आधार पर की जाती है और मृत्यु में बिक्री और समय दोनों के आधार पर की जा सकती है। इसके बाद है फर्म से अलग होने वाले साझेदार को देय राशि की गणना, उसकी पूंजी का हिस्सा, उसमें ख्याति का हिस्सा, उसके लाभ का हिस्सा, पूंजी पर ब्याज का यदि प्रावधान है तो वो, इसके अलावा ख्याति की राशि में उसका हिस्सा, वेतन, कमीशन, अगर व्यापार साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान है तो उसको दिया जाता है, और आहरण की राशि, आहरण पर ब्याज की राशि ये उससे ली जाती है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियों को समझाइए। भुगतान की विधियां, रोकड़ भुगतान, जब फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में कैश होता है तो फर्म उसको नगद भुगतान कर देती है। दूसरा है किश्तों में भुगतान, जब फर्म के पास रोकड़ उपलब्ध नहीं है तो फर्म एक ऋण खाता खोलकर उसकी राशि को उसमें ट्रांसफ़र कर देती है और ऋण के साथ साथ उसको कुछ ब्याज की राशि भी दी जाती है। तीसरी होती है वार्षिकी द्वारा भुगतान। वार्षिकी मतलब प्रतिवर्ष एक निश्चित दी जाने वाली राशि वार्षिकी की राशि होती है, इसके लिए एक खाता खोला जाता है, वार्षिकी उच्चंत खाता।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आप किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। तो कानूनी उत्तराधिकारी को जो देय राशि की गणना है वो निवृत्ति की दशा में जो होती है वही हमको करना है, वही उसकी पूंजी का हिस्सा, उसके पूंजी पर ब्याज का हिस्सा, लाभ का हिस्सा, ख्याति में उसका हिस्सा, और अगर उसने कोई आहरण किया है तो फर्म को ले लेगी, और अगर आहरण पर ब्याज उसका दिया गया तो ये सारी चीज़ें उससे डेबिट करके उसके अकाउंट में से माइनस हो जाएगी, और जो शेष बची राशि रहेगी वो उसके उत्तराधिकारी को भुगतान की जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी आईएमपी हैं, आप इनको ज़रूर याद करें। थैंक यू।